हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स वाला पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा चैप्टर 11 यूनिट 5 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। एकदम ही इजी चैप्टर है, कुछ ऐसा ट्रिकी बहुत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? सर क्या बात कर रहे हो, नहीं पता क्या आपको? नहीं, मुझे तो पता है, आपको पता है क्या? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये है कि भाई आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे उसको आप वापस पैसा लौटा रहे हो। अच्छा, जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे तब आपने पैसा मंगवाया था, अब वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप जो हो उनका वापस पैसा दे दे रहे हो। और एक सिंपल चीज़ ये समझ लेना कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो सकता है, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो सकता है, इक्विटी का रिडेम्पशन नहीं होता है। इक्विटी का तो जब कंपनी बंद होती है तब जो कुछ बचता है तब वो पैसा वापस लौटाते हैं, बट वैसे बीच में कहीं भी इक्विटी का रिडेम्पशन नहीं होता है। अच्छा, इक्विटी का बायबैक हो सकता है। अब ये बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है तो वो तो अपने इंटर में जब आप आ जाओगे तो उसमें पढ़ोगे, लेकिन अभी जो हमारे कोर्स में है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो है वो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखनी होती है कि जब अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हैं तो उसमें दो रिक्वायरमेंट्स आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो होती है क्या? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या? अरे भाई, आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आशीर्वाद दे के रिडेम्पशन हो गया कि हाँ आपने मेरी बहुत मदद की, कंपनी बोल रही है और आज से हम आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं, आप आगे बढ़ो और आज से हम ये मान लेंगे कि भी आपके सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए, अब हमें कुछ भी पैसा नहीं देना। ऐसा होगा क्या रिडेम्पशन? नहीं। क्या देना पड़ेगा? पैसा। अब पैसा देना है तो आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। उन्होंने जब 4-5 साल पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दिया था वो थोड़ी ना हार्ड कैश आपके हाथों में ही पड़ा होगा, वो तो कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या हो चुका होगा, इन्वेस्ट हो चुका होगा। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको जो है वो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फंड। अब ये फंड कहां कहां से इकट्ठा करोगे? तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल है। तो पैसा आप जो है वो इकट्ठा कर सकते हो या तो आपके पास एग्जिस्टिंग ह्यूज कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस है, पैसे की कमी ही नहीं है आपके पास, ऐसे ही पड़ा है साइड में। ठीक है, दूसरा आप जो है वो क्या कर रहे हो, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको बेच के पैसा लेके आ रहे हो। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, कैश आ गया और वही कैश से जो है वो क्या कर रहे हो? रिडेम्पशन कर रहे हो। दूसरा सोर्स ये हो गया। तीसरा सोर्स ये कि इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आपने कोई अलग और सिक्योरिटीज इशू की, मतलब कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आपने लेट से इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, या आपको पैसे चाहिए थे तो आपने डिबेंचर्स को इशू कर दिए, डिबेंचर इशू करके पैसा लेके आए और फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसा लौटा रहे हो। ठीक है, रेजिंग अनसिक्योर्ड लोन। बैंक से जो है वो आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, किसी और थर्ड पार्टी से जो है वो आपने अनसिक्योर्ड लोन ले ली, तो इन इन जगह से आप जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करोगे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब सिंपल ये कि आपको रिडम्पशन करना है तो उसके लिए फंड चाहिए। अभी फंड कहां से इकट्ठा करोगे? तो इन इन सोर्सेज से आप जो है वो फंड इकट्ठा करोगे। सिंपल। इस पे तो ज़्यादा गौर करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। जो मेन हमें बात करनी है वो बात ये करनी है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या पूरी करनी रहती है। और ये लीगल रिक्वायरमेंट कौन बताता है? लीगल रिक्वायरमेंट बताता है आपका सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन कर सकता है? प्रेफरेंस शेयर्स इशू ही कौन कर सकता है? कंपनी इशू कर सकती है ना, तो उसी की ही रिडेम्पशन की बात हो रही है। जब कंपनीज की बात आ रही है तब कौन सा एक्ट लगता है आपका? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपको ये बोलता है सेक्शन 55 के थ्रू कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसमें से सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि भी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ लिखी हुई चाहिए कि भाई आप जो है वो प्रेफरेंसेस रिडीम कर सकते हो आगे जाके। ठीक है सर। दूसरी मेन रिक्वायरमेंट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखनी है कि ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, लेट्स से भाई 10 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर्स है और उसमें 2 रुपये मंगवाने बाकी है, पेंडिंग है, तो उस केस में पहले आप 2 रुपये मंगवाओगे और उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे। एक बार वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आप जो है उसका क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले आपको उस पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा किस में, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स में। और एक बार वो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो गए उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। समझे? तो ये एक रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है सर। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इश्यू एंड प्रॉफिट्स। अरे क्या बोला, ये समझा नहीं है। इसको अपने एग्जाम्पल से समझेंगे, बट पहले एक चीज सिंपल ये समझो कि ये बोलना ये चाह रहा है कि लेट से आपने प्रेफरेंस शेयर्स $1 लाख की फेस वैल्यू के रिडीम करने वाले हो आप। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट ने एक रिक्वायरमेंट डाल दी कि अगर आप 1 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने वाले हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इक्विटी शेयर्स या डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दो। कितने? तो एग्जैक्ट 1 लाख की फेस वैल्यू के। दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया? एक ऑप्शन ये दिया कि जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स या डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इश्यू कर दो। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो, उतनी ही फेस वैल्यू के 1 लाख के इक्विटी शेयर्स या डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दो। या आप जो है वो जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू के फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो। कहां पे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो फ्री रिजर्व्स में से आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देना है किस में? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। और कितना? 1 लाख। और तीसरा जो आपको देखना है वो क्या देखना है कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो तो 60,000 के आपने लेट से इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए और 40,000 आपने फ्री रिजर्व्स में से ट्रांसफर कर दिया। कहां पे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। सर क्या बोले जा रहे हो, कब से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों करना है ऐसा? समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहले लीगल रिक्वायरमेंट ये समझे। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो क्या, अगर लेट से रिडम्पशन आप जो है वो 1 लाख की फेस वैल्यू का कर रहे हो तो या तो इक्विटी शेयर्स 1 लाख के इश्यू कर दो, बरोबर, या आप डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के इश्यू कर दो। ये ऑप्शन है आपके पास। तो पहला ऑप्शन क्या था? आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। दूसरा ऑप्शन क्या था? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब क्या? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बीइंग रिडीम्ड शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भी आप 1 लाख जो है वो फ्री रिजर्व्स में से ट्रांसफर कर दो किस में? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है। अब फ्री रिजर्व्स क्या होता है? वैसे हमने बोनस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, पर अगर याद करवा दूं तो फ्री रिजर्व्स मतलब आपका ऐसा रिजर्व जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड।
जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व्स की डेफिनेशन भी आपको दी गई है कि प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऐसे रिजर्व्स को आप बोलते हो फ्री रिजर्व्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जनरल रिजर्व आपका फ्री रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व भी आपका फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑब्वियसली फ्री रिजर्व है, और डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो है वो भी आपका फ्री रिजर्व है। सर क्या होता है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो है मतलब क्या कि कोई कंपनी ऐसी होती है जिसको अपना डिविडेंड का ट्रेंड मेंटेन रखना होता है कि भाई हम जो है वो हर साल लेट्स से 10% डिविडेंड देते हैं तो देते ही है, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, उसको वो ट्रेंड अपना मेंटेन रखना है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि भाई हर साल जो प्रॉफिट होंगे वो सेम ही होंगे, कोई साल लॉस भी हो सकता है, कोई साल कम प्रॉफिट हो सकता है, कोई साल ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो कंपनी जो है वो अपना ये डिविडेंड इक्वल रखने के लिए, डिविडेंड का ट्रेंड इक्वल रखने के लिए हर साल थोड़ा बहुत पैसा जो है वो स्पेशली डिविडेंड के लिए साइड में रख देती है। ये डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। कभी कोई साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इस डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में से आपको जो है वो डिविडेंड दे देंगे। तो अब ये भी जो है वो क्या है, फ्री रिजर्व ही है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि लीगल रिक्वायरमेंट में जो है वो सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट ये थी कि आप क्या करो, सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही रिडीम कर सकते हो। और दूसरी लीगल रिक्वायरमेंट ये थी कि आप अगर रिडम्पशन कर रहे हो तो जितनी फेस वैल्यू का आप रिडम्पशन कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू को या तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं या आपको डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं। एक ऑप्शन तो आपको ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया कि अगर आपको शेयर्स इशू नहीं करने, लेट से कि मेरे को शेयर्स इशू नहीं करने, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन दो। दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप जो है फ्री रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो, इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और कितना, जितनी फेस वैल्यू का रिडम्पशन कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू का फ्री रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और फ्री रिजर्व क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। सर पर ऐसा क्यों करना ही क्यों है? अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या था, ये ए हमने समझा, बी हमने समझा, और तीसरा ऑप्शन क्या था, आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो, थोड़े शेयर्स इशू कर दिए, थोड़े आपने सीआरआर क्रिएट कर दिया। तो क्यों करना उसके ऊपर आता हूं, पहले ये एक बार सिर्फ डिस्कस कर लेता हूं। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड, तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड माइनस फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, तो प्रोसीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम नेट इशू। सर ये भी समझ में नहीं आया, अबे ना ये एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा ना, उससे आपको A to Z सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ऐसा मक्खन जैसे क्लियर हो जाएगी। सुनो, पहले तो आपको ये लॉजिक बता देता हूं कि हमें क्यों ऐसा करना है। ये मैंने ऐसे ही रफ बैलेंस शीट बनाई है एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। कंपनीज की बैलेंस शीट ऐसी नहीं बनती है, कैसी बनती है वो हमने देख लिया था आगे वाले चैप्टर्स में, इश्यू ऑफ शेयर्स और उसमें। तो अभी के लिए मैंने ऐसे ही रफ कंपनीज की बैलेंस शीट बनाई है। तो उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 रुपये का दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपये का दिख रहा है, और रिजर्व्स में आपको जनरल रिजर्व 20 दिख रहे हैं और पीएनएल अकाउंट 10 दिख रहा है। तो टोटल रिजर्व्स जो है वो आपके कितने हैं, 30 है। ठीक है, डिबेंचर्स 15 के हैं और क्रेडिटर्स जो है वो 5 के हैं। तो टोटल आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो है वो कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा। अब सामने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो असेट दिख रही होगी, तो फिक्स्ड असेट आपके दिख रही है 40 की, डेटर्स आपके दिख रहे हैं 25 के, और कैश का बैलेंस आपका दिख रहा है 15 का। ठीक है, अब एक है ना, एक लिक्विडेशन का एक रूल होता है। लिक्विडेशन के रूल के हिसाब से अगर कंपनी जो है वो कभी भी लिक्विडेशन में जाएगी तो एक प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो सबसे आखिरी जो टर्न आता है ना पेमेंट का, जो बचा कुचा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और उसके ही जस्ट पहले जो है वो टर्न आता है किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो ऐसा समझ लो ये लाइन में सबसे आखिरी में है, ये लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे आखिरी में है लाइन में। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, तो स्टार्टिंग जो है वो आपको पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो आपके डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, उनको पहले पेमेंट करना पड़ेगा।
उसके बाद जो है वो टर्न आएगा किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स है ये एंड क्रेडिटर्स है, उनकी वैसे टोटल लायबिलिटी देखने जाए तो टोटल 20 की ही लायबिलिटी है, बराबर। और वो लोग तो ऐसा क्या है ना, ऐसा रिलैक्स होके बैठे हैं आराम से कि कल को जाके कंपनी अगर लिक्विडेशन में गई तो कंपनी की टोटल असेट कितनी है, 80 की टोटल असेट है, उसमें तो कैश तो 15 है, इनमें से कुछ ना कुछ 5 तो जो है वो रियलाइज हो ही जाएगा ना, तो टोटल हमारा तो जो है वो 20 पहले ही पे हो जाएगा। तो अपने रिलैक्स करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी लिक्विडेशन में भी जाएगी तो हमारा पैसा तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रिलैक्स होकर बैठे थे, बरोबर। फिर कंपनी ने एक दिन जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया तो उससे हुआ क्या, ये प्रेफरेंस शेयर्स आपके यहां पे 0 हो गए और यहां पे इनका कैश बैलेंस जो है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा, तो कैश बैलेंस जो बचा वो कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। और यहां पे कंपनी की असेट कितनी हो गई, तो यहां पे कंपनी की असेट जो है वो हो गई 70। डिवेंचर होल्डर जो रिलैक्स कर रहे थे ऐसा, वो ऐसा एकदम से खड़े हो गए हैं, कंपनी की ये मजाल क्यों भाई, अगर कल को जाके कंपनी बंद हो गई तो कंपनी ने तो हमारे साथ स्कीम कर दी ना, लिक्विडेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से पहला पेमेंट जो है वो किसको होना चाहिए था, डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स को होना चाहिए था। अभी तक कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी बंद नहीं हुई और कंपनी ने प्रेफरेंसेस को रिडीम कर दिया और हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो ये लोग है ना ऐसा भागते भागते गए ट्रिब्यूनल के पास कि जज साहब ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कंपनी जो है वो हमें पैसे देने के बदले, प्रेफरेंस तो हमारा पहले होना चाहिए था, हमें प्रेफरेंस देने के बदले अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको पहले लौटा रही है। कल को जाके कंपनी बंद हो गई तो हमारी तो स्कीम हो गई ना, उन्होंने अपने अपने घर वालों को जो है वो पैसे दे दिए और हम बाहर वालों को पैसे मिलेंगे नहीं। और अब 70 की एसेट बची है, क्या पता ये रिकवरी ना हो, फिक्स्ड एसेट में कुछ हो ही ना, तो हमें तो डर लग रहा है, ट्रिब्यूनल कुछ करो, ट्रिब्यूनल कुछ करो। तो इनका डर मिटाने के लिए ये जो है, ये लोग जो भाग भाग के गए थे, इनका डर मिटाने के लिए कंपनीज एक्ट में जो है वो एक रूल लाया गया। रूल ये लाया गया सेक्शन 55 के थ्रू कि अगर आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो तो जितनी फेस वैल्यू का आपने रिडम्पशन किया, कितनी फेस वैल्यू का रिडम्पशन किया आपने, 10 की फेस वैल्यू का आपने रिडम्पशन किया था, बराबर। जितनी फेस वैल्यू का आप रिडम्पशन कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू के आपको डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। एक ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है सर। तो इससे होगा क्या, कंपनी को डिफरेंट क्लास, लेट से कंपनी जो है वो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स में इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया और इक्विटी शेयर्स 10 के इशू कर दिए, इनका कैश जो है वो वापस कितना हो गया, 15 हो गया। कैसे भाई, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो 10 रुपये कैश मिले और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो अब वापस जो है वो टोटल क्या हो गया, वापस जो है वो टोटल हो गया 80। वापस ये रिलैक्स हो गए डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है ना। 80 की एसेट है, 15 कैश है, तो अपना तो पैसा रिकवर हो जाएगा उतना, तो कोई टेंशन नहीं है, खुश हो गए, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये, उनको खुश करने के लिए, उनके लिए सपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो इक्विटी शेयर्स या डिफरेंट क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। लेकिन फिर कंपनी बोल रही कि भाई क्या जज साहब, ये क्या मगजमारी करवा रहे हो, अगर मेरे को दूसरे ही शेयर्स इशू करने होते तो मैं इसको रिडीम क्यों करता। तो ये शेयर्स वाला ऑप्शन जान दो, दूसरा कुछ अच्छा निकाल के आओ। तो जज साहब ने जो है वो दूसरा एक ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि अगर आपको नए शेयर्स इशू नहीं करने हैं,
ठीक है, मत करो, लेकिन एक काम तो करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि आप जो है वो फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो, किस में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो लेट्स से कि भी ये 20 का आपका जनरल रिजर्व है, ये 20 का जनरल रिजर्व जो है, तो 20 में से 10 आप निकाल के, 10 कहां से आया सर, भाई 10 के प्रेफरेंस आपने रिडीम किए थे ना, तो जितनी फेस वैल्यू के आप प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू का अमाउंट फ्री रिजर्व्स में से निकाल के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो ये जो है वो आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और ये कितना ट्रांसफर हो गया, 30। तो अब बाहर तो टोटल 30 ही रहेगा। तो सर इससे सपोर्ट क्या क्रिएट हुआ, एक रिजर्व में से दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करो, इसमें कौन सा सपोर्ट आपने क्रिएट कर दिया, आए बड़े, सुनो बेटा, सपोर्ट कैसे क्रिएट हुआ ये सुनो। सपोर्ट इस तरह से क्रिएट हुआ, सपोर्ट इस तरह से क्रिएट हुआ कि पहले ये 10 रुपया जो है ना वो जनरल रिजर्व में पड़ा था, और जनरल रिजर्व जो है वो क्या है, फ्री रिजर्व है। तो कल को जाके कंपनी जो है वो इस फ्री रिजर्व्स में से कैश डिविडेंड जो है वो दे सकती थी। भाई डिविडेंड देना है तो कैश ही देना पड़ेगा ना, तो कल को जाके कंपनी इस फ्री रिजर्व्स में से कैश डिविडेंड दे सकती थी अपने ही शेयर होल्डर्स को, ठीक है। लेकिन जज साहब ने क्या बोल दिया कि जज साहब ने बोल दिया कि 10 रुपए ट्रांसफर कर दो कहां पे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब जैसे ही वो रिजर्व्स जो है उसमें जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, अब वो एक स्पेशल रिजर्व बन गया है, और स्पेशल रिजर्व में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब क्या कि ये जो 10 रुपया है ना वो बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा, शेयर होल्डर्स को नहीं जाएगा। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है जो हमने आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आप सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। और बोनस शेयर्स भी अगर इशू करोगे तो क्या होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और वही जो है वो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहीं पे भी बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि 10 रुपए तो आपने लॉक कर दिए बिजनेस में, ये कैश बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा। जब तक वो है ना जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट में पड़ा था तब तक वो खुला शेयर था, कहीं पे भी भाग सकता था, पैसा कहीं पे भी बिजनेस से बाहर जा सकता था। फ्री रिजर्व में से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, बट जैसे ही आपने वो फ्री रिजर्व में से ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, वैसे ही उस पर ताला लग गया। अब ये जो है वो 10 रुपए बिजनेस से बाहर नहीं जाएंगे। तो इतना कैश जो है वो बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा। तो वापिस ये लोग जो है वो डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स जो है वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, उनका टेंशन खत्म हो गया। समझे? तो अब ये लॉजिक आपको समझ में आया। लॉजिक क्या था? सिंपल लॉजिक ये है कि आपको ये जो है ना इनका डर खत्म करना है। इनके डर खत्म करने के लिए आपको सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और सपोर्ट कैसे क्रिएट करोगे? तो सपोर्ट क्रिएट सिंपली आपको करना है कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या तो क्या कर दो, फ्रेश इशू कर दो शेयर्स का, या आप जो है वो फ्री रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो कहां पे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। दो ऑप्शन ये दिए और तीसरा ऑप्शन ये दिया कि भाई आपको अगर इन दोनों का मिक्सिंग करना है, कॉम्बिनेशन करना है कि भाई 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम कर रहा हूँ तो 60,000 में इक्विटी शेयर्स इशू कर देता हूँ और बाकी की लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैं 40,000 फ्री रिजर्व में से ट्रांसफर कर देता हूँ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है कॉम्बिनेशन का। समझे? तो तीनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, बट हमेशा हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि भाई आप फंड कहाँ से इकट्ठा कर रहे हो, उसके लिए कोई रूल नहीं है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। बट लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में कभी भी क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से? लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन कभी भी आपको बताएगा नहीं।
तो क्या करना है सर, आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई हर एक क्वेश्चन में मेरी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लीगल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, या तो शेयर्स इशू करके या फ्री रिजर्व्स में से ट्रांसफर करके, कहाँ पे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। और अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आपको करनी पड़ेगी पूरी। क्लियर। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन जो है वो उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। वो यहाँ पे कंसेप्ट बुक में आंसर्स आपको सारे दिए गए हैं, बट मैं ऐसा रीड आउट नहीं करूँगा ऑब्वियसली। तो इतने एग्जाम्पल्स समझ लोगे तो सारी चीज़ें, सारे फंडे जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सीआरआर में आपको कितना ट्रांसफर करना है, कहाँ से ट्रांसफर करना है सर, फ्री रिजर्व्स में से सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, उसके अलग अलग केसेस है, ए बी सी डी ई, इतने आपके केसेस है। क्वेश्चन ये है 10% redeemable preference shares of rupees 5 lakh redeemed at 5% प्रीमियम। तो डिबेंचर होल्डर्स को जो आप पे करने वाले हो, डिबेंचर क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप जो पे करने वाले हो वो कितना पे करोगे, 5 लाख प्लस 5%, ये हो जाएगा 5,25,000। इतना आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने वाले हो। ठीक है सर। अब जब मैं ये कंसेप्ट समझा रहा था ना, तब बार बार है ना, मैं एक ही वर्ड रिपीट किए जा रहा था बार बार। कौन सा सर, बार बार मैं बोल रहा था जितनी फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंसेस आप रिडीम कर रहे हो, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंसेस, ये बार बार फेस वैल्यू में क्यों बोले जा रहा था, मजा आ रहा था कि मेरे को, नहीं। आपको जो सपोर्ट क्रिएट करना है वो फेस वैल्यू का ही सपोर्ट क्रिएट करना है। ये जो प्रीमियम आप दे रहे हो 5%, उसका आपको सपोर्ट क्रिएट करने की लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। उसका अलग से राइट ऑफ होगा, आप वो भी फ्री रिजर्व्स में से ही करोगे, बट वो बात, वो पूरी चर्चा अलग है। ये प्रीमियम आपको आगे जाके राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी रिजर्व से ही राइट ऑफ होगा, बट वो चीज़ पूरी अलग है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो सपोर्ट क्रिएट करने की, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने की बात कर रहा हूँ। और जो लीगल रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है वो फेस वैल्यू, मतलब 5 लाख की ही पूरी करनी है। ये इसकी पूरी नहीं करनी है, ये कंसिडर नहीं करोगे इसको, लाल, ये कंसिडर नहीं करोगे, यही कंसिडर करोगे लीगल रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। तो भले ही आप प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ₹5 लाख की। ठीक है सर। तो पहला केस क्या है कि आपने इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। अच्छा, तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितना है, कितनी फेस वैल्यू के आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, तो सर हमने 5 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए। और आपने नए शेयर्स इशू कितने किए, तो आपने नए शेयर्स इशू किए 30,000, और कितने के इशू किए, 10 रुपये के। तो आपने शेयर्स इशू कितने किए, 3 लाख के शेयर्स इशू कर दिए। तो एक लीगल रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। ये जो है वो कॉम्बिनेशन वाला केस है, क्योंकि 5 लाख के आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, उसमें आपने 3 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। तो बाकी की लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कहाँ पे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। और वो कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए जो है वो आपको फ्री रिजर्व्स में से निकाल के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। समझे। ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, इशूड 53,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितने किए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आपने किए 5 लाख के। तो यहाँ पे लिख दो, ये फेस वैल्यू में लिख रहा हूँ। भले रिडम्पशन जो कैश दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कैश जो है वो ये दिया जाएगा 5.25 दिया जाएगा,
लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आपको कौन सा फिगर देखना है, फेस वैल्यू ही सिर्फ देखना है। तो 5 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम कर रहा हूं और नए शेयर्स तो मैंने इश्यू 53,000 कर दिए, 10 रुपए वाले, मतलब जितना करना था उससे भी ज़्यादा शेयर्स हमने इश्यू कर दिए। तो इधर तो मैं क्या करूँगा भाई, पूरे मैंने 5 लाख के शेयर्स इशू कर दिए हैं लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो CRR में जो मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो 0 ट्रांसफ़र करना है, समझे। थर्ड केस क्या है, आपने 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए वाले, और कितने पे इशू किए, 12.5 पे। अच्छा, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम क्या है, वो तो 5 लाख ही है सर, फर्स्ट केस में भी हमने देख लिया था। बट यहाँ पे जो नए शेयर्स आप इशू कर रहे हो उसमें आपको 40,000 इंटू 12.5 नहीं करना है। तो इसको तो मैं ऐसे प्यार से कट करूंगा, देखो दोनों ही साइड आपको फेस वैल्यू ही देखनी है। सुन रहे हो क्या मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूं कि नए शेयर्स जो इशू कर रहे हो उसमें भी आपको फेस वैल्यू ही देखनी है। ये शेयर 10 रुपए का है, 2.5 रुपए प्रीमियम पे मैं इशू कर रहा हूं, बट जो मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए यहां पे भी आपको फेस वैल्यू कंसिडर करनी है, जो सपोर्ट क्रिएट करना है उसके लिए, और जो नए शेयर्स इशू कर रहे हो उसकी भी आपको फेस वैल्यू ही कंसिडर करनी है। समझ गए सर। तो अब यहां पे 40,000 इंटू 10 रुपए ही होगा, तो 4 लाख के आपने शेयर्स इशू कर दिए। तो अब CRR में अमाउंट कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 लाख, समझे, ठीक है। डी केस क्या बोल रहा है, इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले पार पे आपने इशू किए, रिसीव्ड ₹2 फॉर एप्लीकेशन एंड ₹4 फॉर अलॉटमेंट। अच्छा, तो टोटल कितना पैसा मिला है, तो टोटल जो पैसा मुझे मिला है वो 2 + 4 6 रुपीज़ ही मिला है। शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, 10 रुपये थी। रिडम्पशन के टाइम मैंने शेयर्स इशू किए और पैसा कितना मिला 6 रुपये ही मिला। अच्छा, कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो, 5 लाख। और फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स इशूड जो है वो अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, तो ध्यान से समझना। 30,000 शेयर्स आपने इशू किए, अब 30,000 शेयर्स इनटू जो आपको करना है वो पेड अप वैल्यू ही करना है। जो पैसे आ गए वही कंसिडर किया जाएगा। ये जो आपने 4 रुपये मंगवाए ही नहीं है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। तो जो 6 रुपये आपको मिल गए हैं, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, टोटल 6 रुपये आपको मिल गए हैं, वही कंसिडर किया जाएगा लीगल रिक्वायरमेंट के टाइम। तो यहाँ पे इंटू 6 हो जाएगा, तो 30,000 इंटू 6 1,80,000, और बाकी का जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, समझिए। आखिरी केस क्या बोल रहा है, इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख एट पार। कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, 5 लाख। और अब आप जो है वो क्या कर रहे हो, 12% डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, और कितने के इशू कर रहे हो, 3 लाख के। तो यहाँ पे क्या मैं 3 लाख माइनस कर दूं, हाँ सर कर दीजिए, एक पड़ेगी ना नहीं नहीं, मैं मारता नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से, शेयर्स। कहीं पे भी ऐसा डिबेंचर वर्ड यूज किया है क्या मैंने, नहीं ना। उल्टा डिबेंचर इशू करोगे तो और डर बढ़ा दोगे। भाई हम ये सारी झंझटमारी कर ही क्यों रहे, इन लोगों को डर लग रहा है इसलिए ये सारी झंझटमारी कर रहे हैं। आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करके और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, डर तो और बढ़ा रहे हो ना। तो ये जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हो
हाँ, उससे आप अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो कि मेरे को फंड चाहिए था प्रेफरेंसेस को रिडीम करने के लिए, तो मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिया। तो सर ऐसा करना ही क्यों है? अरे भाई, प्रेफरेंसेस को रिडीम करने का टाइम आ गया होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस का टर्म जो है वो खत्म हो गया होगा, तो अब आपको प्रेफरेंसेस रिडीम करना है। तो वो अभी इसलिए दिमाग मत दौड़ाना कि भाई सर क्यों ऐसा क्यों करना है, डिबेंचर्स क्यों इशू करना है और प्रेफरेंसेस क्यों रिडीम करना है, ऐसी मगजमारी क्यों करनी है। अरे भाई, कोई भी रीजन से प्रेफरेंसेस रिडीम कर रहे हो तो उसकी फंड रिक्वायरमेंट के लिए आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आप डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड क्या है? 0। पूरा पूरा आपको जो है 5 लाख का क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पूरा पूरा 5 लाख का आपको जो है वो CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सारे ही केसेस जो है वो अच्छे से कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट, मतलब इतने ही केसेस बनते हैं जनरली। क्लियर? ठीक है, तो अब जो है वो आ जाते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी समझ लेना कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया गया होगा कि लेट्स से फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियस रिडीम जो है वो 5 लाख है और आपके पास फ्री रिजर्व्स अवेलेबल ही जो है वो लेट्स से फ्री रिजर्व्स अवेलेबल आपके पास 2 लाख के है। तो क्वेश्चन ने आपको बोला कि पहले जितने फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है उसको यूज़ कर लो और बाकी का जितना ज़रूरत पड़े उतने इक्विटी शेयर्स इशू कर देना। तो फिर उस केस में आपको फंड रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे। कितने? 3 लाख के। इससे लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी आपकी टोटल 5 लाख की, और फंड भी जो है वो 3 लाख से आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस ये भी बन सकता था। ठीक है सर, तो अब ये तो हमने समझ लिया कि भी लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या पूरी करनी है आपको। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये क्या होता है सर? अगर आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो और रिडीम करते टाइम आपने रिडम्पशन जो किया वो प्रीमियम पे किया। अब ये चीज़ आपकी इशू के टाइम ही नक्की नहीं थी, बाद में से नक्की हुई, और रिडम्पशन जो आप कर रहे हो वो प्रीमियम पे कर रहे हो। सर ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला कौन सा, ये चीज़ आपकी इशू के टाइम नक्की नहीं थी। इस स्टेटमेंट को है ना, मैं जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स समझाऊंगा ना तब अच्छे से इस पे चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो राइट ऑफ क्यों करना है? अरे सीधी बात है कि बेटा अगर आप 100 रुपये वाली चीज़ 110 में अगर रिडीम कर रहे हो तो 10 रुपये का तो आपका नुकसान हुआ ना, और उसी को ही तो आप बोलोगे क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब इस नुकसान को कहीं ना कहीं तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो नुकसान जो ये हो रहा है वो राइट ऑफ कैसे करना है? तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? फॉर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। मतलब क्या? ऐसी कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133, अगर ऐसी कंपनीज है तो उस केस में आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो राइट ऑफ करोगे। कहाँ से? ये जो सारे रिजर्व्स दिए गए हैं ये सारे ही फ्री रिजर्व्स दिए गए हैं, या तो पीएनएल अकाउंट से। अच्छा, सबसे पहले पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर देने का, उसके बाद अगर कम पड़े तो जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर देने का, और उसके अलावा अगर कोई अदर फ्री रिजर्व्स है तो उससे आप राइट ऑफ कर सकते हो। हम ये समझ रहे हैं कि भाई अगर प्रीमियम राइट ऑफ करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना है, तो वो कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो? मतलब आप जब प्रीमियम को रिकॉर्ड करोगे तब प्रीमियम को जो है वो क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब राइट ऑफ करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट क्या करोगे? आप इन रिजर्व्स को जो है वो डेबिट करोगे। तो अगर आप कंपनी ऐसी कंपनी हो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं अंडर सेक्शन 133, तो उस केस में आप जो है वो इस रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हो फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये सारे क्या है? ये सारे ही फ्री रिजर्व्स है। ठीक है सर, समझ गए? आगे बोलो। आगे ये बोलना है कि भाई अगर आप ऐसी कंपनी नहीं हो,
मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं कर रही है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133, मतलब आप अदर कंपनी हो, तो उस केस में ये 3 चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल है ही है, ये 3 चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल है ही। एक और ऑप्शन आपके पास बढ़ जाएगा, क्या आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी जो है वो इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पर एक नोट पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा। क्या? ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर हैव बीन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस दैट कंपनीज रिफर्ड टू द इन द क्वेश्चंस आर गवर्न्ड अंडर सेक्शन 133। ये चैप्टर में सारे ही क्वेश्चंस ये मान के सॉल्व किए गए हैं कि जो भी कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो प्रेफरेंसेस रिडीम कर रहे हो, वो कंपनी कैसी कंपनी है, तो ये वाली कंपनी है। तो अब हम जब ये चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आप कभी भी यूज नहीं कर पाओगे किस चीज में, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम सारे ही सम्स जो सॉल्व करेंगे वो ये मान के सॉल्व करेंगे कि ये जो कंपनी है वो सेक्शन 133 के अंडर कंप्लाई कर रही है, और उस केस में अपने प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ किससे, फ्री रिजर्व से। लेकिन ऐसा कभी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ये कंपनी ऐसी नहीं होती तो हमारे पास एक और ऑप्शन बढ़ जाता प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी अपने राइट ऑफ कर सकते थे, ठीक है। ओके सर, समझ गए सर, कब से बातें किए जा रहे हो, शर्म आ रही है? सम तो करो, एक आध सम तो करो बेटा। अब जो है वो कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट सारे समझ लिए हैं, अब सम करते हैं। तो ये जो छोटी मोटी और बातें हैं इसको हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए आ जाओ सम्स पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा एक सेकंड, सम पे आने से पहले मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज भी तो एक बार समझानी है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे दी गई है, उसके बाद जो है वो सम्स पे आते हैं। एंट्रीज के बिना कैसे सम करोगे? तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले अगर तो वो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसको आपको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए मेकिंग कॉल मनी ड्यू। अब ये तो आप इक्विटी शेयर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ के आए, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले में। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट क्यों बेचोगे? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बेचोगे, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा लॉस पे तो पीएनएल अकाउंट आपका डेबिट होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है प्रॉफिट पे तो पीएनएल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। मेकिंग पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, अमाउंट ड्यू करवाना है प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो दिख रहा है उसको आप डेबिट करोगे, और प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे कि अब ये प्रेफरेंशियल होल्डर्स को हमें इतना पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम पे आप रिडम्पशन कर रहे हो तो एक चीज और आपको डेबिट करनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल अकाउंट। इफ रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो उस केस में ये प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट में जो है वो कैपिटल का तो पैसा जाएगा ही जाएगा इसमें, साथ साथ में प्रीमियम का भी पैसा जो है वो आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट में, ठीक है। तो इतना फिर फाइनल पेमेंट जो है वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को करना रहेगा, तो वो फाइनल पेमेंट की एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी? तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे जब पेमेंट कर रहे होंगे, तो पेमेंट करना है तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे, और 2 क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट, सिंपल। अच्छा, सीआरआर अगर क्रिएट करना है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? तो फ्री रिजर्व्स अकाउंट का आप जो है वो क्या करोगे? डेबिट करोगे, और 2 क्या कर दोगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो सीआरआर कहाँ से क्रिएट करना था? फ्री रिजर्व्स में से क्रिएट करना था। फ्री रिजर्व्स आपका डेबिट हो जाएगा और सीआरआर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एंड में ये जो प्रीमियम आपने यहाँ पे डेबिट किया था, प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, अब ये प्रीमियम को राइट ऑफ तो करना पड़ेगा,
उसके लिए हमने एक रूल भी समझ लिया आगे। तो ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ये प्रीमियम अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट जो है वो कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो, तो सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से आप राइट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस ये मान के सॉल्व करेंगे कि कंपनी जो है वो सेक्शन 133 को कंप्लाई कर रही है। ठीक है, तो सिंपल एंट्रीज है, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी, मेन दो एंट्री आपको बार बार रिपीट होगी कि भाई अमाउंट ड्यू करवाने की एंट्री क्या होगी, तो कैपिटल में से अमाउंट ट्रांसफर करोगे। अब वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर दोगे और अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो एक और चीज़ डेबिट करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और वो भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर इसका क्या कर दोगे आप, पेमेंट कर दोगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दोगे और टू क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट कर दोगे, सिंपल। ठीक है, तो एंट्रीज भी अब हमने समझ ली है। अब आ जाते हैं क्या, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है समझना। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5,008% redeemable preference shares of ₹100 each, 5,000 into 100, 5 lakh, fully paid up. Company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each. मतलब ये कि जितना भी रिडम्पशन करना है फेस वैल्यू का, उतने ही फेस वैल्यू के आपको इक्विटी शेयर्स इशू कर देने हैं, और वो कितने के, एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि पार पे इशू करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो अब प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की एंट्री जब भी कर रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेमेंट करने से पहले, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन की एंट्रीज करने से पहले, जहां से भी पैसा आ रहा है ना, उसकी एंट्रीज पहले कर दो, क्योंकि भाई सीधी बात है, पहले पैसा आएगा, फंड आएगा, उसके बाद रिडीम कर पाओगे ना। तो हमेशा सीक्वेंस वैसे आपको देखो, सीआरआर क्रिएट करने में और उसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा तो चलेगा एक बार के लिए, लेकिन पहले फंड आएगा, तो जहां जहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां से पैसा आ सकता था, इक्विटी शेयर्स इशू करके, इन्वेस्टमेंट बेच के, ये जगह से पैसा आ सकता था। जहां से पहले पैसा आ रहा है, पहले उसको पैसे को लेके आओ, फिर रिडम्पशन की प्रोसेस स्टार्ट करो, क्योंकि पैसा आएगा उसके बाद ही रिडम्पशन हो पाएगा। हाँ, सीआरआर और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सीआरआर जो क्रिएट करना पड़ेगा, उसके सीक्वेंस में ऊपर नीचे होगा तो वो चलेगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अभी इधर तो अपने क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर से इश्यू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, सिंपल, सबसे पहले पैसा आएगा, कहाँ से आएगा सर, इक्विटी शेयर इशू करके पैसा आएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट नेट एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दोगे। अच्छा, कितना पैसा आएगा, तो बोला है सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब 5 लाख का आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, तो 5 लाख की ही फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा क्या, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की एंट्री, तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू करवाओगे, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, 5 लाख। उसके बाद इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। सिंपल, बस हो गया सम, हो गया सर, हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहां पे क्या बोला है, सी लिमिटेड हैड 10,000
10% redeemable preference shares of ₹100 each. 10,000 into 100, 10 lakh, fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at premium of ₹2 per share as fully paid. You are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of company. अब सबसे पहले ना एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी हमें. इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे ना ध्यान रखना, मुझे लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसके लिए कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या प्रीमियम से पूरी होती है क्या? नहीं ना. हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि आपने शेयर्स 10 रुपये वाले 12.5 पे इशू किए, पर लीगल रिक्वायरमेंट तो सिर्फ किस से पूरी होती है? 10 से ही पूरी होती है. तो यहाँ पे आपको जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करना है टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, तो उस केस में 10,000 इंटू 100, 10 लाख, डिवाइड बाय आप जो है वो सिर्फ क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 ही करोगे, और ये क्या है आपकी फेस वैल्यू है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट उससे ही पूरी होगी. तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख इक्विटी शेयर्स issued at ₹12 पर शेयर. पैसा जो मिलेगा वो 12 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट तो 10 से ही पूरी होगी. अगर मेरे को सिर्फ ऐसा बोला होता ना कि फंड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स इशू करो, तो मैं यहाँ पे शायद 12 ले लेता कि मेरे को तो उतना पैसा चाहिए, 10 लाख पैसा चाहिए. सुनो ध्यान से कैसे, अभी सिर्फ ऐसे रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ. तो उस केस में कितना आ जाता, 10 लाख डिवाइड बाय 12, तो 83,333, ये आपके जो है वो इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं. और बाकी का जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मेरे को फिर जो है वो CRR क्रिएट करना पड़ता. बट ऐसा नहीं बोला है कुछ भी. अभी तो क्या बोला है कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो मेरे को 10 से ही जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा. अगर ये आप 12 से डिवाइड करते तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आते 83,333, और फेस वैल्यू जो इसकी होती वो ये होती, तो 8,33,333, ये जो है वो इसकी फेस वैल्यू होती. और फिर ये फेस वैल्यू से तो आपका 10 लाख का लीगल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा ना, तो फिर बाकी का डिफरेंस जो है वो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता, CRR क्रिएट करना पड़ता. बट अब अगर मैं यहाँ पे 10 फेस वैल्यू के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो 1 लाख इंटू 10 सीधा कितना हो गया, 10 लाख हो गया. तो ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट ये वाली पूरी हो गई. हाँ, प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो बात अलग है. अब एंट्रीज क्या होगी, कौन है ये, सी लिमिटेड. तो सबसे पहले आप इक्विटी शेयर्स इशू करने की एंट्री करोगे. तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट कितने से डेबिट करोगे, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू पैसा तो 12 के हिसाब से ही मिलेगा. बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा वो 1 लाख इंटू 12, 12 लाख. लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा वो तो कितना होगा, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख. ठीक है.
और बाकी का कहाँ पे जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना? 2 लाख। ठीक है, अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डेबिट कर दोगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखो पार पे ही रिडीम कर रहे हो तो यहाँ पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट हो जाएगा कितना? 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और तीसरा है इनको पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट आप डेबिट कर दोगे तो बैंक अकाउंट कर दोगे। दस लाख, सिंपल, खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अमाउंट कितना हो गया? 90,000 फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 ईच। तो इस बार इक्विटी शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो वो 9 रुपए के एक इशू कर रहे हो। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरेटिव इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो देखो ये 9 रुपए ही फेस वैल्यू है। ये 9 रुपए फुल्ली पेड अप है। तो ऐसा नहीं है कि भी 1 रुपया मंगवाया नहीं है इस तरह से कैलकुलेट, ना ना ना, 9 रुपए ही फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने इशू हुए वो अगर कैलकुलेट करना है तो कितनी फेस वैल्यू का रिडम्पशन हो रहा है? 9,000 इंटू 10, 90,000 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं? 9 पर शेयर। तो ये हो जाएगा कितना? 10,000। अब जर्नल एंट्रीज अगर हम करें कौन है ये भाई? जी इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहली एंट्री इक्विटी शेयर्स इशू करने की होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये छोटे छोटे बेसिक सम है स्टार्टिंग में। ये कितना हो जाएगा? तो 10,000 इंटू 9। तो अमाउंट तो 90,000 ही आएगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद यही 2 एंट्री वापस रिपीट होने वाली। तो यहाँ से उठा लेते हैं, चलो टाइम वेस्ट क्यों करना है। देखो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट क्या आ जाएगा? सिर्फ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 90,000, 90,000, 90,000, 90,000। डन। बस सर हो गया सम। क्या बात कर रहे हो सर, इजी है ना? आगे आएगा, ऐसा है, इतना भी सॉप अपलो चैप्टर नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितना कम हो सके उतना इक्विटी शेयर्स कम इशू करना है
ऑफ ₹9 टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम कर रहे हो 5 लाख के रिडीम कर रहे हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज ₹3 लाख। तो फ्री रिजर्व्स में अमाउंट कितना पड़ा है? 3 लाख है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, जिसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी कि भी 5 लाख का फेस वैल्यू का अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो तो उतनी ही फेस वैल्यू का या तो नए शेयर्स इशू कर दो या फ्री रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो। कहाँ पे? CRR में। तो यहाँ पे 3 लाख ही है हमारे पास CRR में ट्रांसफर करने के लिए, तो 2 लाख के तो हमें इक्विटी शेयर्स ही इशू करने पड़ेंगे। ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड्स टू इशू शेयर्स इन द मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। हाँ, ये सेकंड केस पे बाद में आते हैं, पहले तो नॉर्मली कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख, ठीक है, माइनस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे? 3 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास, तो 3 लाख आप ट्रांसफर कर दोगे। तो अमाउंट ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, फिर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? तो ये इशू करने पड़ेंगे आपको 2 लाख के। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय, अच्छा क्या है फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की? 9 रुपये, फेज 9। तो 2 लाख डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये आएगा पॉइंट में है सर, कितना आ रहा है? 22,222.22। तो अब इसको आपको जो है वो एक आगे ही जाना पड़ेगा। सर पर ये 0.5 से कम है तो 22 पे क्यों नहीं जा सकते? अगर तो आप 22 पे गए, देखो अगर 22,222, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि शेयर्स क्या फ्रैक्शन में इशू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक शेयर होता है, ऐसा आधा आधा टुकड़ा तो नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसको अभी हमें राउंड ऑफ कैसे करना है? तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको एक आगे ही जाना पड़ेगा। पीछे अगर गए, अगर तो आप पीछे गए तो 22,222 इंटू 9 जो है वो कितना हो जाएगा? 22,222 इंटू 9 ये हो जाएगा 1,99,998। पर मुझे तो जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो कितनी करनी है? 2 लाख की। तो ये तो कम हो गया ना, तो मैंने कंडीशन ब्रीच कर दी। बोले सर क्या 2 रुपये के लिए झगड़ रहे हो? तो छोड़ो 2 रुपये, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो है वो एक आगे ही जाना पड़ेगा। ज़्यादा कर दोगे तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो इसको आप जो है वो कन्वर्ट कर दोगे क्या? इसको चलो इसको मैं थोड़ा ऐसा अलग से कट कर देता हूँ। तो आपको इसको 22,223 शेयर्स ही इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या पूछी है हमसे? इफ़
shares are to be issued in multiple of ₹50 only. If shares are to be issued in multiple of 50, then equity, then 22,250 shares फिर ये कहाँ से लेके आए 22,250? देखो ऐसा है कि आप 50 के मल्टीपल में ही, 50 का एक लॉट है आपका, तो आप 50 के मल्टीपल में ही जो है वो इशू कर सकते हो शेयर्स। मतलब क्या कि अगर आपने 22,000, चलो 100 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट आप कितने इशू कर सकते हो? 22,150। उसके बाद नेक्स्ट कितने इशू कर सकते हो? 22,200। उसके बाद नेक्स्ट कितने इशू कर सकते हो? 22,250। तो अगर मल्टीपल ऑफ 50 में इशू करना है तो आपको यहाँ पे ये जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितने इशू करने थे? 22,223 इशू करने थे। वो यहाँ पे कहीं पे बीच में आता है ना, 22,223। तो अब उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल जो 50 का होगा, देखो इससे कम तो नहीं जा सकते, ये तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा आपका? 22,250 ही आपका नेक्स्ट मल्टीपल होगा 50 का। 50-50 के लॉट में आपको इशू करना है, ऐसा समझ लो। तो पूरी रिक्वायरमेंट करने के लिए इतने इशू करने हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट 50 का लॉट कौन सा आएगा? 22,250। सिंपल। ठीक है सर, तो ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, अब बड़े बड़े सम्स आ रहे हैं। अब मज़ा आएगा आपको, ऐसा फील आएगा कि नहीं नहीं कुछ पढ़ रहे हैं हम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ए 31 मार्च 2023। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपको दिख रहा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500 का दिख रहा है। करंट असेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 31,000 आपको दिख रहा है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच। इक्विटी शेयर ऑफ ₹2,25,000। तो ये जो शेयर कैपिटल है ना 290, उसका बाइफर्केशन दिया है। इसमें से एक टुकड़ा ये है कि इक्विटी जो है वो 225 की है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹65,000, और ये कितने वाले है? 100 रुपये वाले। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो 65,000, 100 रुपये वाला है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। ठीक है, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? P&L अकाउंट ही है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, रिडम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम ऑफ 10% पे हो रहा है। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,000। कंपनी ने जो है वो डिसाइड किया कि सारे ही इन्वेस्टमेंट, ये जो 18,500 के आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना, यही इन्वेस्टमेंट आप जो है वो सारे ही बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 15,000 में। तो 3,500 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹12,000। मतलब क्या? बैंक बैलेंस आपका अभी 31,000 है, बट उसमें आपको 12,000 रखना है और बाकी का पैसा आप यूज़ कर सकते हो। बैंक बैलेंस में से कितना यूज़ कर सकते हो? बैंक बैलेंस में से 31,000 में से 12,000 साइड में रख दो, वो यूज़ नहीं करना है। बाकी का कितना यूज़ कर पाओगे? 19,000।
तो 15,000 एक ये आ गया, 19,000 एक ये आ गया। और फिर बोला ये ऐसा है कि भी टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच टू रेज बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। और बाकी का जो फंड रिक्वायरमेंट, देखो ये लीगल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बोल रहा है। हाँ, इक्विटी शेयर इशू करने से लीगल रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत पूरी होगी, पूरी होगी, वो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट जो कैलकुलेशन आपको करना है ना, वो फंड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के करना है। अब है ना, इसका एक और मैं है ना इसमें एडिशनल केस जो है वो ऐड करवाऊंगा, एडिशनल केस वो पर। ये पहले इस तरह से नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो है वो एडिशनल केस पे आएंगे। तो अब पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि भी मुझे इक्विटी शेयर्स इशू कितने करने हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, फिर उसके बाद ही जाके मैं जो है वो एंट्रीज कर पाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 5, वर्किंग नोट 1, इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। यहाँ पे हमें अमाउंट पेएबल कितना है, अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है? देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की फेस वैल्यू कितनी थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की फेस वैल्यू थी 65,000। बट क्या सिर्फ 65,000 पे करना है क्या? नहीं सर, आपने ही तो बोला अभी कि प्रीमियम ऑफ 10% पे आप जो है वो क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। तो 65,000 प्लस 10% मतलब 6,500, ये टोटल आपका हो जाएगा 71,500। इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? अवेलेबल फंड्स। कितना फंड्स आपके पास अवेलेबल है? तो सबसे पहला बैंक बैलेंस कुछ अवेलेबल है। पूरा पूरा बैंक बैलेंस यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो यूज़ कर सकते हो। कितना यूज़ कर सकते हो? तो 31,000 बैलेंस है, उसमें से रखना कितना है? 12,000 रखना है। बाकी का यूज़ कर सकते हो, मतलब कितना यूज़ कर सकते हो? 19,000 यूज़ कर सकते हो। दूसरा, तो इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो क्या मिलेगा? सर पैसा मिलेगा, तो लिख दो इधर। पैसा कितना मिलेगा? बेच के 15,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, तो फंड्स टू बी रेज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना फंड हमें जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज करना है? 71,500 माइनस 19,000 माइनस 15,000, तो 37,500 जो है वो आपको फंड रेज करना है बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड क्या हो जाएगा? तो ये 37,500, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? एक शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपये है।
750 इक्विटी शेयर्स आपको जो है वो इशू करने रहेंगे। इतना समझे? ठीक है। अच्छा, अब एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं इस चीज़ की। भाई CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है? अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र टू CRR। तो सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। तो फेस वैल्यू तो क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की जो रिडीम कर रहे हो आप? 65,000। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि भाई 10% प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हो, ये 10% आप ऐड करके रिडीम कर रहे हो, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट के लिए तो हमें क्या देखना पड़ता है? लीगल रिक्वायरमेंट के लिए हमें सिर्फ फेस वैल्यू देखना पड़ता है। तो माइनस करोगे आप फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड। तो भाई सीधी बात है, 750 250 37,500 का आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया। तो अब अमाउंट CRR में कितना ट्रांसफ़र करना है? ट्रांसफ़र टू CRR जो है सीधा लिख देते हैं, $27,500 जो है वो आपको CRR में ट्रांसफ़र करना रहेगा। क्लियर? एकदम क्लियर सर। अब हम जो है वो एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है भैया का, एक्स लिमिटेड। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? क्या बोला था सर? मैंने ये बोला था जहां जहां से फंड आ रहा हो पहले फंड मंगवा लो। कहां कहां से फंड आएगा बेटा? तो फंड जो है, बैंक बैलेंस तो पड़ा ही है, उसको तो कोई एंट्री तो करने की जरूरत नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट को बेच के फंड आएगा और इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड आएगा, तो ये दोनों एंट्री पहले कर लो। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अपने इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, या चलो पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट का पैसा तो 15,000 आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट गया कितने का? तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो मैं करूँगा, इन्वेस्टमेंट मेरा गया तो 18,500 का गया ना। तो 3,500 का मेरा क्या हो गया? लॉस। उसके लिए मैं क्या डेबिट कर दूंगा? PNL अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, और कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो? तो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो आप 37,500 का। यहाँ पे बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दोगे, और ये कितना हो जाएगा? तो 37,500। तो फंड तो जहां जहां से आना था वो आ गया। अब आगे क्या है? अब रिडम्पशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
रिडम्पशन की प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले प्रेफरेंसेस ड्यू करवाने पड़ेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, $65,000। लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कितना करना है? 71,500। मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो जाएगा $71,500 ही जाएगा। तो सर क्या डेबिट करना रह गया? प्रीमियम। प्रीमियम, अच्छा इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम मत लिख देना गलती से। हाँ सर उतना तो पता है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ये डेबिट करोगे। कितना डेबिट करोगे? तो 10% प्रीमियम पे आप रिडम्पशन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये ड्यू करवाने के बाद वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी सर? इक्विटी शेयर्स तो आपने इश्यू कर दिए, बट बाकी 27,500 लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सीआरआर में ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ना बेटा? हाँ सर। अच्छा कहाँ से ट्रांसफर करोगे? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, पीएनएल अकाउंट, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। ये रहा देखो। तो अब पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करो सीआरआर में। पीएनएल अकाउंट आप डेबिट करोगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कर दोगे। और ये कितना क्रिएट करना है? तो वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी बना के रखी है। कितनी है? 27,500। ठीक है सर। अब इनका जो है वो क्या कर दो, पेमेंट कर दो। इनका, ये प्रेफरेंशियल होल्डर्स का। तो एंट्री हो जाएगी क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना पे कर दोगे? तो 71,500 पे कर दोगे, ठीक है। बस सर हो गया क्या? नहीं बेटा, एक चीज़ और रह गई। क्या रह गई सर? ये प्रीमियम जो है ना, इसको राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। कर दो राइट ऑफ। प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ करोगे? क्या बोला था मैंने? सारी कंपनीज 133 कंप्लाई कर रही है, ऐसा ही मान के आपको जो है वो सारे सम सॉल्व करने हैं। तो उस केस में प्रीमियम को आप राइट ऑफ करोगे पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। कितना था? 6500। क्लियर? एकदम क्लियर। अब इसी केस को थोड़ा कंटिन्यू करके एक और क्वेश्चन बनाना है मुझे। रुको मैं बना के आता हूँ। आ गया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एडिशनल क्वेश्चन मैंने क्या ऐड किया है, क्योंकि देखो ये जब है ना, ये क्वेश्चन, ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो जब इंटर में था ना, सीए इंटर में, ये पहले इंटर का कोई इंटर का चैप्टर था, फिर वो सीए इंटर में से निकाल के फाउंडेशन में डाल दिया। तब जो है वो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछते थे। तो क्या पता अभी इनको ट्विस्ट लाने की इच्छा हो जाए तो आपसे इस तरह से पूछ लें। देखो क्या है ट्विस्ट, क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर if in above question face value of equity share is ₹10 and equity shares are issued at ₹50 each for fulfilling fund requirement। फंड रिक्वायरमेंट के लिए ही इक्विटी शेयर्स इशू किए,
लीगल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, फंड रिक्वायरमेंट के लिए अगर इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं और इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये है और 50 रुपये पे इश्यू कर रहे हैं, तो 40 रुपये क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब एक चीज़ समझना, आगे हमने देखा था कि भाई मिनिमम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो 12 रुपये पे, तो हमने यहाँ पे 10 रुपये लिया था। इधर क्यों हमने 10 रुपये लिया था, डिवाइड बाय 10 रुपये क्यों लिया था, क्योंकि हमें लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी इक्विटी शेयर्स इशू करके। बट यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उस केस में आंसर क्या होगा समझना। पहली चीज, फंड जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, तो ये तो ऊपर ही हमने देख लिया था, फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं भाई, 37,500 ही फंड्स रिक्वायर्ड है। चलो यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। The funds required, funds to be raised by issue of equity shares, ये कितना है 37,500 है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, $37,500 डिवाइड बाय 10 + 40। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती ना तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 10 ही करता, पर मुझे फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो फंड तो मेरे को टोटल फंड कितना चाहिए, 37,500 टोटल फंड चाहिए। अब वो कैपिटल के रूप में आए या प्रीमियम के रूप में आए, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो आपके यही हो जाएंगे, कितने, 37,500 डिवाइड बाय 50, 750 शेयर्स। सर ये 40 कहाँ से लेके आए, अरे बेटा 50 रुपये पे शेयर इशू कर रहे हो और 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 40 रुपये जो है वो आपका क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 750 शेयर्स आप जो है वो इशू करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री समझना, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 750 × 50, 37,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना 750 × 10, 7,500 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता कितना 750 × 40, ये हो जाता 30,000। फिर उस केस में अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR जो है वो कितना हो जाता, तो ये फॉर्मेट उठा लेता हूँ मैं यहाँ ताकि वापस लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR जो हो जाता वो कितना हो जाता, तो प्रेफरेंस शेयर्स तो 65,000 की फेस वैल्यू की रिडीम किया आपने। अब फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने जो इशू किए वो क्या है, वो सिर्फ 7,500 है। आपको CRR में कितना ट्रांसफ़र करना पड़ता, तो 65,000 के आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, 7,500 की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए, तो उसको अगर माइनस कर दोगे तो 57,500 आपको जो है वो क्या करना पड़ता, CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, समझे, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो शेयर कैपिटल में अगर आप देखोगे तो 40,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये वाले, एंड 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपये वाले। अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख
रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आप देखोगे तो कैपिटल रिजर्व आपको दिख रहा है 50,000 का। अच्छा, ये बोनस नहीं कर रहे हो? सीआरआर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, वो कैपिटल रिजर्व, रियलाइज इन कैश, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ना ना ना, वो बोनस था, वो पूरा भूल जाना। सीआरआर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, फ्री रिजर्व्स। आप सीआरआर कहाँ से क्रिएट कर सकते हो? फ्री रिजर्व्स में से ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो ये भी कुछ काम नहीं आएगा, ये भी कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों जो है वो अच्छे हैं, ये हमारे काम के हैं। On 1st January 2023, Board of Directors decided to redeem the preference shares at par, par पे रिडम्शन कर रहे हो, by utilization of reserves। अच्छा, कोई नए शेयर्स इशू नहीं करने हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट जो आपको पूरी करनी है वो बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स से ही पूरी करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, एकदम ही सिंपल सम है। आंसर नंबर 6। क्या नाम है इसका? एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दो, और पार पे रिडम्शन कर रहे हो 1 लाख का, तो पहली एंट्री हो जाएगी। क्या है नाम इसका? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यही 2 एंट्री जो है वो आपको रिपीट करनी है। कौन सी 2 सर? सर आप उठाते बहुत हो, क्या करो बेटा, आदत से मत। मुझे तो आपका टाइम बचाना है, मेरा तो क्या है, हो गया ऐसी है। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से? 1 लाख से। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दोगे कितने से? 1 लाख से। और क्योंकि कोई नए शेयर इशू नहीं कर रहे हो, तो लीगल रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करोगे बेटा? सीआरआर क्रिएट करके। सीआरआर कहाँ से क्रिएट कर सकते हो? इन दोनों में से ही क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले इसको यूज़ कर लो, उसके बाद पीएनएल को यूज़ कर लेना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, भाई जनरल रिजर्व पूरा पूरा यूज़ कर लो 75,000, और पीएनएल अकाउंट को भी डेबिट कर दो कितने से? भाई टोटल 1 लाख का लीगल रिक्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो सीआरआर अकाउंट हो जाएगा कितना? 1 लाख। सिंपल, बस इतना ही था सम में। इतने छोटे छोटे इजी इजी सम से बोलो। तो ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सी लिमिटेड हैड 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो वैल्यू क्या हो गई? 3 लाख। द कंपनी हैड टू रिडीम दिस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। रिडम्शन जो हो रहा है वो प्रीमियम ऑफ 10% पे हो रहा है। It was decided by the company to issue the following। 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू करोगे आप 10 रुपये के। तो इक्विटी शेयर्स इशू करने से लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कितनी होगी? 2.5 लाख। और 1,000 14% डिबेंचर्स इशू करोगे 100 के। अच्छा, डिबेंचर्स इशू करने से लीगल रिक्वायरमेंट कितनी पूरी होगी? कुछ पूरी नहीं होगी। याद है ना वो केस करवाया था मैंने? भाई डिबेंचर इशू करके तो आप उनका और डर बढ़ा रहे हो। डिबेंचर आप इशू कर रहे हो सिर्फ आपकी फंड रिक्वायरमेंट के लिए, उससे आपकी लीगल रिक्वायरमेंट कुछ भी पूरी नहीं होगी। तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम कर रहा हो, 2.5 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हो, तो 50,000 का मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा।
समझे। तो 1014% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू कर रहे हो। हाँ, फंड के लिए इसको पहले मंगवा ही लेंगे। इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड इन ऑल अमाउंट वेर रिसीव्ड इन फुल, पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहले है ना एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, किस चीज़ की, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। तो ये आंसर नंबर मेरा 7 है। और यहाँ से अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR की एक वर्किंग नोट बना। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितना है? तो ये तो हो गया 3 लाख। और इक्विटी शेयर्स कितने इशू किया आपने? इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए 25,000 इंटू 10 की फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, 2,50,000। तो CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है? 50,000। सिंपल। बस अब जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। इसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है हमें, सी लिमिटेड की। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा हो ना, पहले पैसा ले लो। आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं बोलते। तो इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके पैसा आ रहा है, पहले इक्विटी शेयर्स की एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 2,50,000। ये कैसा है 2,50,000? तो 25,000 इंटू 10। फिर और कहाँ से पैसा आ रहा है? तो डिवेंचर्स इशू करके। तो 1,000 इंटू 100, बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 100, 1,00,000 टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। पैसा आ गया। उसके बाद अमाउंट ड्यू करवा दो। अमाउंट ड्यू कितनी करवानी है? तो 3,000 इंटू 100, 3,00,000। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये हो जाएगा कितने से? 3,000 इंटू 100, 3,00,000। बट प्रीमियम पे रिडम्शन कर रहे हो, तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट भी डेबिट करोगे आप। और ये कितने से डेबिट करोगे? तो 30,000 से। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये कितने से हो जाएगा? 3,30,000 से। ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू करने के बाद इनका पेमेंट करने से पहले जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी? लीगल रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको कुछ CRR भी क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, CRR क्रिएट करने के लिए क्या बोला है? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, ऐसा बोला है। अब रिजर्व है, PNL है, वो नहीं बोला है। कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स में क्या? चार्जिंग खत्म हो गई।
हाँ, तो हम कहाँ थे? तो CRR जो है वो क्रिएट कहाँ से करोगे आप? तो P&L अकाउंट से ही क्रिएट करना पड़ेगा अभी तो। P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और ये कितना क्रिएट करोगे? तो ये क्रिएट करोगे, सिर्फ हमने इधर वर्किंग बनाई थी, 50,000 क्रिएट करोगे। अब इनका पेमेंट कर दो, इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा कितना? पेमेंट कितना कर रहे हो? 3,30,000। ठीक है, उसके बाद सर एक और चीज़ रह गई। क्या रह गई? आप भूल जाते, मैं नहीं भूलता। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको भूलना मत बेटा। तो कहाँ पे राइट ऑफ करोगे? P&L अकाउंट को डेबिट कर दो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। और एक कितना था प्रीमियम? 30,000 का था। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid, and 1,008% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid। और इनकी प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,000 इंटू 100, 1,00,000। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू डैश, जनरल रिजर्व जो है वो आपका कितना है? 80,000 है जनरल रिजर्व। P&L अकाउंट जो है वो कितना है? 20,000 रुपये है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और ये है कितना टोटल? तो टोटल जो है वो ये 10,000 है। उसमें से 5,000 जो है वो नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब ये सिंपल ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो आपका फ्री रिजर्व जो है वो सिर्फ कितना पोर्शन है? 5,000 का। वैसे टोटल वो 10,000 है, बट 5,000 जो है वो फ्री रिजर्व है, 5,000 जो है वो स्पेशल रिजर्व है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो हमें कुछ काम नहीं है। कैश एट बैंक अमाउंटेड टू ₹98,000। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम ऑफ 10% पे प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो। एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहले रिजर्व्स यूज करना है लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो। और बोला क्या गया है? सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट सम ऑफ ₹20,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जो है वो आपको 20,000 साइड में रखने हैं, और उसके अलावा बाकी जितना भी अवेलेबल रिजर्व है वो यूज कर लेना है। एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड पास जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबो अरेंजमेंट। अबे ना, पहला चीज़ तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट के हिसाब से कि CRR कितना क्रिएट करेंगे और इक्विटी शेयर्स जो है वो कितना इशू करेंगे। तो इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड,
यहाँ पे सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बी रिडीम्ड। कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो? तो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000 लेस क्या करना है, तो जितना आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स का, कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हो? सबसे पहले फ्री रिजर्व्स में से देखो, जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसको तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं है। तो जनरल रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट जनरल रिजर्व पूरा पूरा यूज़ कर सकते हैं क्या? है वैसे 80,000, पर पूरा 80,000 यूज़ करने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? पे 20,000 तो आपको जो है वो साइड में रख देना है, इसको यूटिलाइज नहीं करना है, शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो 20,000 ये साइड में रख दिया, तो इधर कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो सर? पीएनएल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं ना? कर सकते हो। तो सर कितना है? पूरा पूरा पीएनएल अकाउंट यूज़ कर लेते हैं 20,000। अब यहाँ पे है ना एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है, ये पीएनएल अकाउंट आप 20,000 यूज़ ही नहीं कर सकते। मैंने जानबूझ के पहले ऐसे ही लिखा क्योंकि बच्चे ये गलती कर ही देते हैं। क्या सर क्यों नहीं यूज़ कर सकते 20,000? बेटा ये जो रिडम्पशन हो रहा है ना, वो 10% प्रीमियम पे हो रहा है। अब 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। तो प्रीमियम पे आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो ये प्रीमियम आपका नुकसान है 10,000 का। और इस प्रीमियम को आप जो राइट ऑफ करते हो वो कहाँ से राइट ऑफ करते हो? हम राइट ऑफ करते हैं पीएनएल अकाउंट से। तो अगर सारा ही सीआरआर के लिए यूज कर लिया तो फिर ये प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ करोगे? ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कुछ तो बचाना पड़ेगा ना। तो इसलिए टोटल 20,000 है, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 10,000। ये काय का 10,000 मैंने माइनस किया, ये 10,000 मैंने माइनस किया, सेट असाइड टू राइट ऑफ प्रीमियम। रिडम्पशन का प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए आपने 10,000 सेट असाइड करना पड़ेगा। तो अब पीएनएल अकाउंट सिर्फ कितना अवेलेबल है? 10,000 अवेलेबल, ठीक है। एक और रिजर्व अवेलेबल था सर, कौन सा वाला? ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पूरा पूरा स्पेशल रिजर्व नहीं है, टोटल वैसे है 10,000, बट 5,000 जो है वो अवेलेबल नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब 5,000 अवेलेबल है भी तो सही, तो 5,000 आपका जो है वो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब ये फ्री रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये कितना अवेलेबल है? 5,000। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, ये मिल जाएगा। तो 1,00,000 में से 60,000 गया, माइनस 10,000 गया, माइनस 5,000 गया, 25,000 के इक्विटी शेयर्स आपको इश्यू करने हैं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे?
तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हो जाएंगे वो 25,000 डिवाइड बाय, एक शेयर कितने का है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया तो ऑब्वियस है कि भाई 10 रुपये भी आप इशू करोगे तो डिवाइड बाय 10, तब 2500 शेयर्स आपको इशू करने रहेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर सर। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। सबसे पहले जहाँ से पैसा आना है उसको मंगवा लो। तो भाई आप इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा मंगवाओगे ना? हाँ सर, मंगवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मंगवाओगे? 25,000। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करवा दो, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इस बार प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, इसको पे करना ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 इंटू 100, 1 लाख। और प्रीमियम 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल पे कितना करना है? 1,10,000। ठीक है। उसके बाद CRR भी तो क्रिएट करना था, और CRR के लिए रिजर्व्स कौन से कितने यूज़ करोगे? तो जनरल रिजर्व इतना यूज़ करोगे, PNL इतना यूज़ करोगे, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इतना यूज़ करोगे। कर दो CRR क्रिएट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप डेबिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट कितने से होगा? तो 60,000 ही आप यूज़ कर सकते थे। फिर PNL अकाउंट आपको जो डेबिट करना है वो कितना डेबिट करोगे? 10,000। एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये कितना डेबिट करोगे? ये डेबिट करोगे 5,000 से। तो टोटल आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो जाएगा वो कितना जाएगा? 75,000। अब देखो, लीगल रिक्वायरमेंट आपकी टोटल 1 लाख की क्रिएट करनी थी, 75,000 CRR से क्रिएट किया, और इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 से आपने जो है वो इशू किया। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी? ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? 1,10,000 टोटल पे करना है, और 2 क्या कर दो? बैंक अकाउंट। और एंड में एक और एंट्री जो आपको भूलनी नहीं है कभी भी, कौन सी सर? प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी, और इसके लिए ही तो हमने PNL अकाउंट को साइड में रखा था 10,000। PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, और ये कितना राइट ऑफ आपका हो जाएगा? 10,000। क्लियर? बस, तो ये सम में जो है वो इतना ही था। और अब जो है बाकी के सम्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये नोट्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।